Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने और गहरे रिश्ते की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद और ज्योतिष के बीच का। बिल्कुल। और हम खास तौर पर देखेंगे बृहत्पराशर होरा शास्त्र, जिसे BPHS भी कहते हैं। ये एक ज्योतिष का एक बहुत ही अहम ग्रंथ है। जी हाँ। हम इसकी शुरुआती श्लोकों पर ध्यान देंगे। हमारे पास डॉक्टर सुरेंद्र गिरी और डॉक्टर अनाघा गोसावी का विश्लेषण है और भी कुछ टिप्पणियां हैं विद्वानों की BPHS पे। और कुछ लेख भी हैं जो बताते हैं कि इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, वो प्रैक्टिकल पहलू भी जरूरी है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि ये समझें कि ये दोनों विज्ञान, जिन्हें कभी कभी भगनी विज्ञान भी कहा जाता है, वो कैसे ब्रह्मांड को, हमारे शरीर को, हमारी सेहत को एक साथ देखते हैं। और ये पुरानी समझ आज भी हमारे लिए कितनी मायने रखती है। सही बात है। ठीक है, आइए इसे खोलकर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं BPHS से। वैदिक ज्योतिष में इसे एक बुनियादी ग्रंथ माना जाता है। बिल्कुल, फाउंडेशनल टेक्स्ट है। कहते हैं कि महर्षि पराशर ने ये ज्ञान अपने शिष्य मैत्रेय को दिया था। और दिलचस्प ये है कि ग्रंथ शुरू ही होता है मैत्रेय के सवालों से। हाँ, पहले 4 श्लोकों में वो पूछते हैं ये दुनिया कैसे बनी, इसका लय मतलब अंत कैसे होता है, आसमान की चीजों का, ग्रहों का, धरती की चीजों से क्या रिश्ता है, और खास तौर पर ज्योतिष की जो 3 शाखाएं हैं, होरा, गणित, संहिता, उसमें ये होरा सबसे बढ़िया क्यों है। ये सिर्फ जानकारी के लिए पूछे गए सवाल नहीं लगते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सृष्टि के बड़े रहस्यों और इंसान की भलाई से जुड़े सवाल हैं। हाँ, और ज्योतिष के तो देखिए वेदांग माना गया है, मतलब वेदों का ही एक हिस्सा। हाँ, जैसा कि दूसरे श्लोक में आता भी है, इसकी 3 मुख्य शाखाएं हैं। होरा यानी कुंडली वगैरह से भविष्य या संभावनाएं समझना, जिसे हम फलित ज्योतिष कहते हैं। ठीक। फिर है गणित, जिसमें ग्रहों की चाल, उनकी स्थिति, उसकी कैलकुलेशन होती है। अच्छा। और तीसरी है संहिता, जो दुनिया की बड़ी घटनाओं से जुड़ी है, मौसम, भूकंप, समाज। लेकिन मैत्रेय का जोर होरा पर है, वो जो व्यक्ति के जीवन और समय से जुड़ी है। हाँ। पर यहाँ एक बात और कहना जरूरी है, ये जो BPHS है, ये कब लिखा गया, इसका आज जो रूप है वो कितना पुराना है, इस पर विद्वानों में काफी बहस है। अच्छा है। हाँ। पिंगरी हैं, प्लोफ्कर, मैक, श्याम सुंदर दास जैसे इतिहासकार हैं जिन्होंने सवाल उठाए हैं। वो मानते हैं कि शायद इसमें बाद में भी चीजें जोड़ी गई हों। लेकिन इन सब अकादमिक बहसों के बाद भी ये एक जीवित ग्रंथ है, मतलब इसका अध्ययन होता है, इसका इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो है। अच्छा, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम सृष्टि रचना पर आते हैं, श्लोक 9 से 12 में। हाँ, सृष्टि मीमांसा। ग्रंथ कहता है कि शुरुआत में सिर्फ विष्णु थे, अव्यक्त मतलब प्रकट नहीं, निर्गुण, कोई गुण नहीं, लेकिन फिर भी त्रिगुणात्मक, यानी तीनों गुणों सत्व, रजस, तमस से युक्त। ये विरोधाभास जैसा लगता है, पर है नहीं। हाँ, वही। और वो परम सत्य है। अपनी मर्जी से, लीला भाव से, खेल खेल में ही पूरी दुनिया बनाते हैं, पालते हैं और खत्म कर देते हैं। ये सोचना ही कितना गहरा है। बिल्कुल, ये बहुत गहरी फिलोसॉफिकल बुनियाद है। और ये प्रक्रिया आगे और खुलती है। श्लोक 13 से 15 में बताया है कि विष्णु से 3 मुख्य शक्तियां निकलती हैं। 3 शक्तियां? हाँ, श्री शक्ति जो सत्व गुण वाली हैं, भू शक्ति रजोगुण वाली, और नील शक्ति तमोगुण वाली। श्री, भू और नील। जी। फिर श्लोक 20 में इनके काम बताए हैं। श्री शक्ति विष्णु के रूप में पालन पोषण करती हैं। अच्छा। भू शक्ति ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करती हैं। और नील शक्ति शिव के रूप में संहार करती हैं। यानी त्रिदेव के काम इन शक्तियों से जुड़े हैं। हाँ, और ये 3 गुण सत्व, रजस, तमस, आप इन्हें प्रकृति के 3 मूड या ऊर्जा समझ सकते हैं। सत्व यानी शांति, संतुलन, रजस मतलब हलचल, एक्शन, जुनून, और तमस यानी ठहराव, जड़ता, भारीपन। ठीक है।
और यहीं पर डॉक्टर गिरी और डॉक्टर गोसावी का विश्लेषण एक बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन बनाता है। क्या कनेक्शन? वो कहते हैं कि श्री शक्ति सत्वगुण और आयुर्वेद का कफ दोष इनमें संबंध है। ओह, भूशक्ति रजोगुण और पित्त दोष में, अच्छा। और नील शक्ति तमोगुण और वात दोष में। अरे वाह, मतलब कॉस्मोस के सिद्धांत सीधे शरीर के त्रिदोष से जुड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए कैसे ब्रह्मांडीय सिद्धांत सीधे शरीर के सिद्धांतों से लिंक हो रहे हैं। अच्छा, तो ये त्रिगुण ही आयुर्वेद के त्रिदोष की नींव है। हाँ। कमाल है। ग्रंथ आगे बताता है कि कैसे विष्णु के अलग अलग स्वरूपों से हाँ। बुद्धि यानी महत तत्व, जी। फिर अहंकार यानी अहम, हाँ, वो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध वाले स्वरूप। हाँ, और फिर उनसे देवता, हमारी इंद्रियां और पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जी। ये सब बने। जी, पूरी एक प्रक्रिया है। सब कुछ उसी एक परम स्रोत से, उन्हीं 3 गुणों के जरिए प्रकट हो रहा है। सही कहा। और सबसे अहम बात श्लोक 21 में कही गई है कि वही परमात्मा हर जीव के अंदर मौजूद है, यानी अंश रूपेण। बिल्कुल। फिर श्लोक 22 से 24 में ग्रहों को, जैसे सूर्य जिन्हें ग्रहपति कहा गया है, हाँ, ग्रहों का स्वामी, उन्हें परमात्मा का ही महत्वपूर्ण अंश बताया गया है। सिर्फ ग्रह ही नहीं बल्कि ब्रह्मा जैसी सत्ताएं और काम, क्रोध जैसी भावनाएं भी उसी परम अंश से युक्त हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योतिष ग्रहों को सिर्फ फिजिकल बॉडीज नहीं मानता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्थर या गैस के गोले नहीं, वो एक बड़े डिवाइन प्लान में महत्वपूर्ण सिग्नल या किरदार हैं जो समय के नियम के अनुसार अपना असर दिखाते हैं। अच्छा, तो इससे ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने का टूल नहीं रहता, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक समझ बन जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सब कैसे जोड़ता है। तो हमने देखा कि BPHS ब्रह्मांड को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह देखता है। सब कुछ एक ही सोर्स से आया है, एक ही नियम से चल रहा है। पर सवाल ये है कि ये सितारों और ग्रहों की कहानी हमारे शरीर से, हमारे सेहत से, बीमारियों से कैसे जुड़ती है। यहीं पर आयुर्वेद आता है ना? हाँ, दूसरी भगिनी विज्ञान। आयुर्वेद के त्रिदोष की अवधारणा, वात, पित्त, कफ, जो पंच महाभूतों से बने हैं, वो इन कॉस्मिक शक्तियों से कैसे रिलेटेड है। हाँ, और यही त्रिदोष जो हैं, वो आयुर्वेद और ज्योतिष के बीच का सबसे बड़ा पुल है। जैसा कि हमारे स्रोत, खासकर डॉक्टर गिरी और डॉक्टर गोसावी का विश्लेषण बताते हैं, हर दोष का संबंध खास ग्रहों, तत्वों और राशियों से है। कैसे? जरा विस्तार से बताइए। देखिए, वात दोष ये वायु और आकाश तत्व से बना है। ठीक है। शरीर में हर तरह की मूवमेंट, नर्वस सिस्टम, सांस लेना, ये सब वात के कंट्रोल में है। ज्यादा हो जाए तो ड्राइनेस, एंग्जाइटी, अस्थिरता लाता है। ज्योतिष में शनि और बुध ग्रह और मिथुन, तुला, कुंभ राशियां इससे जड़ी मानी जाती हैं। अच्छा, शनि और बुध, वात। हाँ, फिर है पित्त दोष। ये अग्नि और थोड़े जल तत्व से बनता है। अग्नि तत्व। हाँ, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी हीट, समझ, बुद्धि, ये सब पित्त का एरिया है। ज्यादा हो तो जलन, गुस्सा, एसिडिटी हो सकती है। हाँ, ये तो अनुभव होता है। इसके लिए सूर्य और मंगल ग्रह और मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक राशियां संबंधित मानी जाती हैं। सूर्य, मंगल, पित्त। जी। और तीसरा है कफ दोष। ये पृथ्वी और जल तत्व से बनता है। पृथ्वी और जल। शरीर का स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, लुब्रिकेशन, इम्यूनिटी, ये कफ का काम है। ज्यादा होने पर भारीपन, सुस्ती, बलगम की शिकायत हो सकती है। इससे चंद्र, शुक्र और गुरु ग्रह जुड़े हैं। और राशियां हैं वृष, कर्क, मीन, गुरु, कफ। अच्छा, तो अगर किसी की कुंडली में मान लीजिए शनि का प्रभाव ज्यादा है, तो क्या आयुर्वेद के हिसाब से उसमें वात दोष की प्रवृत्ति ज्यादा होगी? सिद्धांत तो यही कहता है। क्या इसे हम जन्म कुंडली से पता लगा सकते हैं? हाँ, जानकार मानते हैं कि जन्म कुंडली व्यक्ति की मूल प्रकृति, जिसे प्रकृति कहते हैं आयुर्वेद में, हाँ, प्रकृति, मतलब जन्म के समय दोषों का क्या बैलेंस था, उसे समझने में मदद कर सकती है। कौन सा ग्रह स्ट्रांग है, कौन सी राशि में ज्यादा प्लैनेट है, इससे एक अंदाजा लगता है कि व्यक्ति की नेचुरल टेंडेंसी वात, पित्त या कफ में से किसकी तरफ ज्यादा है। और ये जानकारी फिर व्यक्तिगत खानपान, लाइफस्टाइल तय करने में मददगार हो सकती है। ये तो हुई प्रकृति की बात। इसके अलावा मैंने सुना है कि कुंडली के 12 भाव यानी घर, उनका भी शरीर के हिस्सों से संबंध होता है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर भाव यानी हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट या सिस्टम से जुड़ा होता है। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे पहला भाव
लग्न जिसे कहते हैं, वो सिर, मस्तिष्क और ओवरऑल हेल्थ को दिखाता है। ठीक। दूसरा भाव चेहरा, गला, आवाज और खान-पान से जुड़ा है। तीसरा भाव कंधे, हाथ और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपरी हिस्से से। अच्छा। चौथा भाव छाती, फेफड़े और दिल से। और इसी तरह बाकी भाव भी अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब अगर कुंडली में कोई भाव या उसका स्वामी ग्रह कमजोर है या उस पर बुरा असर है, हाँ, तो माना जाता है कि उससे जुड़े अंग में दिक्कत आने की संभावना बढ़ सकती है। त्रिदोष और ग्रहों का ये संबंध तो बहुत ही फैसिनेटिंग है, लेकिन क्या ज्योतिष का असर सिर्फ हमारी प्रकृति या अंगों को समझने तक ही है, या आयुर्वेद के इलाज में भी इसका कोई रोल है? हमारे स्रोत कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर ये ज्ञान और भी व्यवहारिक हो जाता है। देखिए, आयुर्वेद में 3 मुख्य तरह के उपचार बताए गए हैं। 3 तरह के? हाँ, एक है युक्ति व्यपाश्रय, यानी लॉजिक और मेडिसिन बेस्ड दवा देना, परहेज बताना। ठीक है, जो आमतौर पर होता है। दूसरा है सत्वावजय, यानी माइंड और साइकोलॉजी से जुड़ा उपचार, मन को समझाना, शांत करना। काउंसलिंग जैसा। और तीसरा है दैव्य व्यपाश्रय। ये तीसरा तरीका सीधा ग्रहों और पिछले कर्मों के प्रभाव से जुड़ा है। दैव्य व्यपाश्रय। हाँ, इसका इस्तेमाल तब सुझाया जाता है जब सामान्य दवाएं या इलाज काम ना करें। तब माना जाता है कि शायद कोई ग्रह बाधा है या कर्म का फल है। तो फिर क्या करते हैं? उसके लिए ज्योतिषीय उपाय जैसे मंत्र जाप, रत्न पहनना, दान, हवन वगैरह किए जा सकते हैं। अच्छा, और क्या अनुप्रयोग हैं? दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है मुहूर्त और औषध काल। औषध काल? हाँ, यानी दवा देने का सही समय। चरक और सुश्रुत संहिता जैसे पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में बताया गया है कि जड़ी बूटियां कब इकट्ठी करनी है, दवा कब बनानी है और मरीज को दवा कब देनी है। मतलब टाइमिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल। माना जाता है कि सही नक्षत्र, तिथि, लग्न में किया गया उपचार ज्यादा असरदार होता है। ये होरा को सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक समय अनुशासन के रूप में देखने वाली बात है। टाइम डिसिप्लिन। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये आज की मॉडर्न साइंस से भी जुड़ता है। क्रोनोबायोलॉजी, जो बॉडी क्लॉक का विज्ञान है, हाँ सुना है, और क्रोनोफार्माकोलॉजी, यानी सही समय पर दवा देने का विज्ञान, वो भी यही कहते हैं कि दवा का असर दिन के अलग अलग समय पर अलग हो सकता है। तो ये पुराना औषध काल का विचार शायद इसी बॉडी रिदम का फायदा उठाना था। बहुत संभव है। तीसरा है कर्मज व्याधि का सिद्धांत। कर्मज व्याधि? हाँ, आयुर्वेद मानता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कारण इस जन्म में नहीं मिलता, वो पिछले जन्मों के कर्मों का फल होती हैं। ओह। ये ज्योतिष के कर्म सिद्धांत से बिल्कुल मेल खाता है। जैसे वराह मिहिर ने कहा है, कर्मार्जितम पूर्व भवे, मतलब पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में फल देते हैं। तो ऐसी बीमारियों का इलाज? उसमें भी अक्सर ज्योतिषीय और आध्यात्मिक उपाय सुझाए जाते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो इन सब का क्या अर्थ निकलता है? आज के दौर में जब हेल्थ को लेकर इतनी जागरूकता है, इस प्राचीन ज्ञान का हमारे लिए क्या मतलब है? क्या हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, देखिए, संभावनाएं तो हैं, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। जैसे हमने बात की, पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान बनाने में मदद मिल सकती है, अपनी प्रकृति समझकर। हाँ, कुंडली से अपनी मूल प्रकृति, वात, पित्त, कफ में से क्या डोमिनेंट है उसे समझकर हम अपने लिए ज्यादा सही खाना, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चुन सकते हैं। ये तो उपयोगी लग रहा है। दूसरा, ग्रहों की दशा, मतलब किस ग्रह का असर कब तक रहेगा, और गोचर, यानी ग्रह अभी कहाँ चल रहे हैं, इनके आधार पर संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों का अंदाजा लगाने की बात भी होती है। मतलब पहले से पता चल सकता है कि कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है। हाँ, एक तरह से। लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है कि इसे एकदम फिक्स न माना जाए, डेस्टिनी की तरह नहीं। अच्छा। ये बस एक इंडिकेशन हो सकता है कि भाई इस समय थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो, बचाव के उपाय करो। इसे भाग्यवादी नजरिए से देखना ठीक नहीं। ठीक है, ये सावधानी जरूरी है। और कुछ? एक और दिलचस्प चीज है दोष काल दिनचर्या। आयुर्वेद कहता है कि दिन के अलग अलग पहर में अलग अलग दोष का प्रभाव बढ़ता है। हाँ, आपने बताया था सुबह कफ, दोपहर पित्त, शाम वात। बिल्कुल। तो हम अपनी दिनचर्या, खाने का समय, काम का समय, सोने का समय, इस नेचुरल रिदम के साथ अलाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे भारी भोजन पित्त काल में, यानी मोटे तौर पर सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच करना पाचन के लिए बेहतर हो सकता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम खुद ट्राई करके देख सकते हैं। ये तो प्रैक्टिकल लगता है। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है
कि हम इस पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच तालमेल कैसे बिठाएं, हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इन दावों को वैज्ञानिक कसौटी पर परखना तो जरूरी है। सही कहा, और इसीलिए शायद मिलकर शोध करने की जरूरत है, जॉइंट रिसर्च की। बिल्कुल। जैसा हमारे श्रोतों में भी सुझाव दिया गया है, क्या हम ऐसे क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं जो देखें कि क्या वाकई किसी खास औषध काल में दी गई आयुर्वेदिक दवा ज्यादा असर करती है? हाँ, ये देखना होगा। या क्या एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ज्योतिष और आयुर्वेद के डेटा को मिलाकर हेल्थ के बारे में ज्यादा सटीक पर्सनल सलाह दी जा सकती है? ये भविष्य की दिशा हो सकती है। और क्या कॉलेजों में ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हो सकते हैं जहां ये दोनों विषय साथ पढ़ाए जाएं? ये सब सोचने लायक बातें हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मुझे लगता है कि मुख्य बात यह है कि बीपीएचएस हमें दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया देता है जहां ब्रह्मांड और इंसान वो गहराई से जुड़े हैं। हाँ, माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म का कनेक्शन। वही सृष्टि को चलाने वाली शक्तियां, गुण, लय वो हमारे अंदर भी है, और आयुर्वेद और ज्योतिष इस कनेक्शन को समझने के दो अलग-अलग पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले तरीके हैं। ये हमें न सिर्फ सेहत और बीमारी को समझने में मदद कर सकते हैं, बल्कि शायद सही समय पर सही एक्शन लेने के लिए भी कुछ इशारे दे सकते हैं। मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि होरा या ज्योतिष को सिर्फ किस्मत बताने वाला विज्ञान न समझें। हाँ, ये जरूरी है। इसे एक समय अनुशासन के नजरिए से देखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये नजरिया आज की क्रोनोबायोलॉजी से भी मेल खाता है, जो टाइम और बॉडी रिदम के महत्व को मानती है। ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इन प्राचीन सिद्धांतों और दावों को, जैसे ग्रहों का दोषों पर असर या किसी खास मुहूर्त में दवा देने का फायदा, इनको आज के साइंटिफिक मेथड से बिना किसी बायस के सख्ती से परखा जाए। हाँ, वैलिडेशन जरूरी है। जब तक हमारे पास ठोस, भरोसेमंद वैज्ञानिक सबूत न हो, हमें ज्योतिषीय कारणों और लाइफस्टाइल या ट्रीटमेंट से होने वाले फायदों को अलग-अलग देखना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि हमारे स्रोतों में समय पर कितना जोर है, मुहूर्त, औषध काल, दिनचर्या, यहाँ तक कि मॉडर्न क्रोनोबायोलॉजी भी। तो क्या इन प्राचीन ग्रंथों में बताई गई लय या रिदम को समझना हमें सिर्फ सेहतमंद रहने में ही मदद कर सकता है, या शायद सीखने में, क्रिएटिविटी में, या जिंदगी के दूसरे पहलुओं को बेहतर बनाने में भी कोई नई राह दिखा सकता है? दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिए, किसी की अपनी जिंदगी की लय क्या है? क्या वो कुदरत की लय के साथ चल रही है या उसके खिलाफ? इस पर विचार कीजिएगा।